हेलो जी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिवम अग्रवाल है और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। बच्चों को काफ़ी डर लगता है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मो मीन्स क्या, बहुत टफ। थर्मो मतलब समझ में नहीं आने वाला। लेकिन आज हम बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और देखिएगा आपको थर्मो काफ़ी ईजी लगने वाली है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस लेक्चर में बने रहना है और अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। चलिए भाई, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? देखिए भाई, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड थर्मो एंड सेकेंड वर्ड इज डायनेमिक्स। थर्मो वर्ड आपने कहाँ सुना? थर्मोमीटर में सुना क्या? थर्मोमीटर का क्या काम होता है? बॉडी का टेम्परेचर नापना। मतलब कुछ भी जो हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में हीट से रिलेटेड है, जो बॉडी में हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड है या कहीं भी, थर्मो इज जस्ट रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। अब मोशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? कोई मैकेनिकल वर्क होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो ब्रांच है हमारी साइंस की, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये तो हो गई आपकी लिटरल मीनिंग, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। वॉट इज द एक्चुअल मीनिंग? इसका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है दैट इज कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का दूसरे में कन्वर्जन, दूसरे फॉर्म में, विच कैन आइदर बी हीट एनर्जी, विच कैन बी मैकेनिकल, विच कैन बी इलेक्ट्रिकल और साउंड एनर्जी। किसी फॉर्म एनर्जी में अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है तो वो हम किस में पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कंबशन ऑफ पेट्रोल इन एयर। हवा में हमने क्या किया? 2 लीटर पेट्रोल लिया और तीली से आग लगा दी। क्या होगा बताओ भाई? पेट्रोल जलेगा और हीट निकलेगी, गर्म होगी चीज़ें, हीट निकलेंगी, तो हमारी कन्वर्ट क्या हुई? देखो भाई, पेट्रोल इज अ केमिकल, उसमें क्या स्टोर थी? केमिकल एनर्जी। हमने जलाया, माचिस की तीली लगाई, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई? अब उसी पेट्रोल को अगर गाड़ी में डाल दिया, इंजन में डाल दिया, अब वहाँ पे भी पेट्रोल का क्या होता है? कंबशन होता है। लेकिन उससे क्या होता है? क्या वहाँ पे जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। गाड़ी हमारी चलती है, पहिया घूमता है। ठीक है। अगर मान लो कोई डिब्बे में केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए होम बैटरी, घर में सबके बैटरी लगी होगी, आप सब देखते होंगे कि भाई लाइट चली गई तो इन्वर्टर ऑन कर दिया। तो बैटरी में होता क्या है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आपने सुना होगा बैटरी में एसिड होता है, तो एसिड ऑल्सो इज ऑल्सो अ केमिकल। तो बैटरी में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। उस वहाँ पर होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शन से क्या रिलीज होती है? केमिकल एनर्जी। वो बैटरी या वो सिस्टम उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, सब का सब हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि हीट और मैकेनिकल वर्क का ही कन्वर्जन हो। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ना है? अच्छा देखिए भाई, बच्चा क्या करता है? सोचता है कि भाई मैं इतना पढ़ लूँ, शॉर्ट वीडियोस देख लूँ और मेरे नंबर आ जाए। आपने नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के पढ़िए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो कैसा भी क्वेश्चन होगा कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर फॉर्मूलाज रटेंगे और फॉर्मूलाज रटने से थर्मो नहीं होती। थर्मो से बच्चा डरता है इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए भाई, तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके जेईई में, मेंस में, नीट में, एडवांस में, सब में आते हैं। देखिए भाई, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, अपने आप होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो भाई पानी है, एक यहाँ पर रखा हुआ है,
ठीक है, किसी सामान ऊंची जगह पे रखा हुआ है, हमने उसको छोड़ दिया तो पानी अपने आप नीचे गिर जाएगा क्या? मतलब हायर हाइट से लोअर हाइट पे चला जाएगा अपने आप। मतलब प्रोसेस कैसी हुई? अपने आप हो सकती है। लेकिन मान लो अगर मुझे उल्टा करना हो, पानी नीचे हो, क्या वो अपने आप ऊपर चला जाएगा? जी नहीं, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? हमें मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। मतलब कोई प्रोसेस अपने आप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। अच्छा भाई, आपने ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, कई बार आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, HCl प्लस NaOH, एसिड की रिएक्शन बेस से। बताइए भाई क्या बनेगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। एसिड में पानी बेस मिलाया, सॉल्ट बना और वाटर बना। क्या ये रिएक्शन होती है? हाँ जी होती है। इसी का जस्ट उल्टा कर लो भाई, NaCl और इसमें क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। बताइए भाई क्या HCl और NaOH बनेगा? क्या NaCl में वाटर या वाटर में NaCl मिलाने पे HCl NaOH बनेगा? नहीं बनेगा। अरे ऐसा होता तो रोज घर में खाना बनाते हैं, पानी में नमक घोलो, HCl NaOH बना लो, नहीं बनने वाला। अब ये तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, हमें पता है। क्या हर प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, विल अकर और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। गिवन सेट ऑफ कंडीशंस मतलब प्रेशर की कंडीशन दी होगी, टेम्परेचर दिया होगा कि भाई इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बट ये रिएक्शन क्या है? फिजिबल है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव भाई कि देखो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन हो रही है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? क्या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे मान लीजिए इसका मोलर मास है 36.5, इसका है 40 ग्राम्स, इसमें से 18 ग्राम क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और 23 हो 35.5, दैट मीन्स 58.5 ग्राम NaCl बनना चाहिए। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में हम जितना एक्सपेक्ट करें उतना एक्चुअल में बने। हो सकता हो कुछ दूरी तक रिएक्शन जाए और फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो इक्विलिब्रियम की कहानी भी कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, वहीं से चीज़ें डराइव होती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि किस हद तक रिएक्शन जाएगी, क्या 100% कंप्लीट होगी या 60% कंप्लीट होकर रुक जाएगी या 20% पे ही रुक जाएगी? कौन बताएगा भाई? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। चलो भाई, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है? देखो भाई, फर्स्ट थिंग इज इट ओनली डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू बिग। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। सुना है ना माइक्रोस्कोप, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आता है। तो मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी विच इज डिफाइंड फॉर बल्क ऑफ सिस्टम, एक बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टी। उसमें छोटे छोटे इंडिविजुअल एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी, पूरे डिब्बे की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने 1 किलो पानी लिया, तो 1 किलो पानी, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, वो सब क्या हुई? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल किस स्पीड से भाग रहा है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो भाई जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में तो डेटा देता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं कहता है। दूसरा क्या है भाई? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में तो बता देता है भाई, रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये तो बता देता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। चलो भाई मान लिया ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन 1 घंटे में होगी, 1 दिन में होगी, 1 साल लग जाएंगे होने में, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तीसरा,
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। SN1 रिएक्शन होगी, SN2 होगी, E1 होगी, E2 होगी, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स और थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्लियर हैं। अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? देखो भाई, मान लो हमने लैब में कोई रिएक्शन करवाई, ठीक है, एक बीकर लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल डाली और इसके अंदर कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयरन की नेल। अब ये क्या होगा, आयरन बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, कॉपर। मनी मैं रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा हूं। अब मुझे रिएक्शन के बारे में बहुत सारे डेटा चाहिए होंगे कि भाई इसमें कितनी एनर्जी लगी, क्या इस रिएक्शन में कोई हीट निकली या नहीं निकली, निकली तो कितनी निकली, अंदर गई तो कितनी गई। तो जिस भी पार्ट के बारे में, जिस भी पोर्शन के बारे में, केमिस्ट्री में खासकर केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उस पार्ट को बोलते हैं सिस्टम। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज अप्लाई करेंगे, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी बचा, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी बचा, दैट इज सराउंडिंग। देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल में पार्ट बनाया है, इसके अंदर ग्रीन लाइनिंग से दिखाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम। अब इस सिस्टम को छोड़ के दुनिया में मैं हूं, आप हो, बैठे हो, बेंच है, फैन है, लाइट है, कुछ भी है, सन है, मून है, अर्थ है, सब कुछ किसका पार्ट हो गया, सब का सब किसका पार्ट हो गया, सराउंडिंग का पार्ट हो गया। दुनिया में दो ही चीज, यूनिवर्स में दो चीज, पहला सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब एक तीसरा टर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बाउंड्री लिखा है। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट करे, अलग करे। भाई बताए कि देखो ये हमारी बाउंड्री है, इसके एक तरफ तो सिस्टम है और दूसरे तरफ सराउंडिंग है। तो देखो भाई, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बाउंड्री रियल ही हो, इमेजिनरी भी हो सकती है। देखते हैं अभी आगे एग्जांपल से। बाउंड्री की कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री की कंडीशन होती है कि इट शुड नॉट इंटरैक्ट विद सिस्टम और सराउंडिंग। बाउंड्री केवल सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने का काम करती है। बाउंड्री ना सिस्टम से इंटरैक्ट करती है और ना सराउंडिंग से इंटरैक्ट करती है। आइए भाई समझते हैं इन चीज़ों को। देखो भाई, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, ये एक गिलास लिया, इसमें ये ले लिया मिल्क। क्या ले लिया? मिल्क। अब देखो भाई, इसको मैं बाहर से हीट दे रहा हूं। कितनी हीट दे रहा हूं? 20 जूल। मैंने इस मिल्क को 20 जूल क्या दिया? हीट दिया, मतलब दूध को गर्म कर रहे हैं। नीचे आग लगा करके क्या किया? मिल्क को गर्म करना शुरू किया। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? भाई देखो, ये हमारी जो कंटेनर है, ये जो हमारा कंटेनर है दैट इज बाउंड्री। ये हमारा बाउंड्री हो गया। इसके अंदर जो हमारा मिल्क है, ये जो हमारा मिल्क है, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम। ये जो बाहर की एयर वगैरह है, हम सब कुछ है, ये क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। अब अगर सराउंडिंग से 20 जूल हीट दी है सिस्टम को, तो 20 की 20 अंदर पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? लेकिन एक बात बताना, अगर 20 जूल, क्या सच में 20 जूल पहुंचती है? नहीं भाई, 18 जूल तो अंदर पहुंची, 18 जूल्स तो अंदर मिल्क के पास पहुंची, और 2 जूल कौन खा गया? ये मेरा बाउंड्री, ये हमारा कंटेनर। जो हमारा कंटेनर था, जो हमारा बर्तन था जिसमें हम दूध गर्म कर रहे थे, वो कंटेनर कितना खा गया? 2 जूल।
क्या इसका मतलब हम कंटेनर को बाउंड्री मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है तो वो इंटरैक्ट करेगा ही करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, यूटिलाइज करेगा ही करेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा? देखो भाई, इसका मतलब क्या है कि ये कंटेनर या तो सराउंडिंग का पार्ट है या फिर सिस्टम का पार्ट है। तो अगर मान लो ये सिस्टम का पार्ट है, तो इसके बाहर एक हम इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर करेंगे, जो इस कंटेनर कंटेन्ड विद मिल्क, कंटेनर कंटेन्ड विद मिल्क जिसको हम सिस्टम कहेंगे, उसको वो बाहर के एयर से यानी बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करेगा। और ये इमेजिनरी बाउंड्री कोई भी हीट नहीं खाएगी, यानी बाहर से जो हमने 20 दिया वो 20 पहुंच गया सिस्टम के अंदर। सिस्टम मतलब कंटेनर प्लस मिल्क। तो दुनिया में कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है रियल में जो इंटरैक्ट ना करे। इसलिए हमें जो रियल ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज होती हैं उन्हें या तो हमें सिस्टम में कंसीडर करना पड़ता है या फिर सराउंडिंग में कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वो रियल बाउंड्रीज हैं और वो इंटरैक्ट करेंगी ही करेंगी, मतलब उसको हम बाउंड्री की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चंस में हम उन्हें इग्नोर करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि बर्तन गर्म ही नहीं हो रहा है, जो भी हमने हीट दी सारी की सारी मिल्क के अंदर पहुँच गई है और हमारे कंटेनर ने कोई भी हीट अपने अंदर यूज़ नहीं किया। चलो भाई, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था या पॉइंट था जो ज़रूरी था समझने के लिए कि बाउंड्री होती क्या है। चलिए भाई, आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्री के टाइप्स। तो भाई बाउंड्री को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज डेफिनेट बाउंड्री एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट बाउंड्री। डेफिनेट का मतलब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू, एक सीमित जगह है ना, कि भाई ये वैल्यूज़ हैं, ये बाउंड्री की पोजीशंस हैं, इसके ना इधर ना उधर। तो जो वैल्यूज़, जो रियल बाउंड्रीज होती हैं वो सब डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, उनका पता होता है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जो इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे मान लो हमने कंटेनर में क्या किया, एक दूध ले लिया, अब नीचे से हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो बताओ भाई, दूध किधर से बाहर निकलेगा? ऊपर से बाहर निकलेगा, ज़्यादा गर्म होगा तो। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि देखो भाई, अगर दूध हमारा सिस्टम है, अगर मिल्क हमारा सिस्टम है, तो कंटेनर, ये जो कंटेनर वाला पार्ट है, ये जो कंटेनर वाला पार्ट है, ये तो कैसी हो गई, फिक्स। इधर से दूध तो निकलेगा नहीं, बोलो भाई, ना इधर से निकलेगा। दूध निकल किधर से रहा है? ऊपर से। मतलब यहाँ पर मिल्क के ऊपर हमने एक इमेजिनरी ढक्कन कंसीडर कर लेना है कि भाई हमने हमने क्या करना है, मिल्क के ऊपर एक इमेजिनरी ढक्कन कंसीडर कर लेना है कि भाई यहाँ पे एक ढक्कन लगा है जो इमेजिनरी है, जिसके अंदर हमारा क्या है, मिल्क फिल्ड है। अब जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वो इमेजिनरी बाउंड्री है और उसकी कोई रियल लोकेशन नहीं है। गर्म होगा दूध तो ऊपर शिफ्ट होती जाएगी, मतलब उसकी कोई फिक्स लेंथ या फिक्स रेंज नहीं है कि यहीं तक होना है। वो इनडेफिनेट है, अनंत है, कहीं तक भी जा सकती है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? जो रियल बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब है डेफिनेट होती हैं, उनकी वैल्यूज पता है हमें। लेकिन इनडेफिनेट का मतलब कोई पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इमेजिनरी बाउंड्रीज जो होती हैं वो इनडेफिनेट होती हैं और जो रियल बाउंड्रीज होती हैं वो डेफिनेट होती हैं। जैसे कि आपका ये कंटेनर, तो कंटेनर इज अ डेफिनेट बाउंड्री, लेकिन उसके ऊपर जो हमने इमेजिनरी ढक्कन माना है कि दूध के ऊपर एक इमेजिनरी ढक्कन लगा हुआ है, दैट इज इनडेफिनेट। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलिए भाई, डिस्कस करते हैं डेफिनेट बाउंड्री। अब डेफिनेट बाउंड्री भी दो तरह की, या तो फिक्स और या तो मूवेबल, मोबाइल। अच्छा भाई, फिक्स का मतलब जैसे मान लो आपने इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन तो सबने देखा होगा ना, बोलो भाई, ऐसा कुछ इंजेक्शन होता है, उसमें एक ब्लैक कलर का, अब यहाँ मैं ब्लैक नहीं ड्रॉ कर सकता, यहाँ पे ऐसा कुछ उसके अंदर फिट होता है ना। अब इसके अंदर क्या भरी होती है? आपकी दवा भरी होती है ना। इसके अंदर आपकी क्या भरी होती है? मेडिसिन भरी होती है। अब बताओ भाई, जो मेडिसिन है वो कहाँ पे रहेगी? तो मेडिसिन की बाउंड्रीज कौन तय कर रहा है? एक तो ये तय कर रहा है इतना पोर्शन, और एक कौन तय कर रहा है? ये तय कर रहा है। अब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट था, ये तो मूवेबल है कि नहीं है? इसको हम मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
जो ऐसे ऊपर खींचते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टन। इसको फिजिक्स की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। तो ये हमारी मूवेबल बाउंड्री है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन का या सिरिंज का जो कंटेनर होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर, दैट इज फिक्स। इंजेक्शन ऐसे बगल से चौड़ा नहीं होगा, ज़्यादा दवा भरनी है तो पिस्टन को हमें और खींचना पड़ेगा। ये बाउंड्री मोबाइल है और ये बाउंड्री फिक्स है, दोनों ही डेफिनेट है, कोई इमेजिनरी नहीं है, रियल बाउंड्रीज है। डेफिनेट बाउंड्रीज मतलब रियल बाउंड्रीज, पता है कि भाई 2 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है। इनडेफिनेट का कोई सेंटीमीटर नहीं, कितना भी दूर होगा कुछ पता नहीं। तो डेफिनेट बाउंड्री मतलब उनका मेजरमेंट है। लेकिन भाई फिक्स है या मोबाइल है, चल रही है या रुकी हुई है, चलती फिरती है तो मूवेबल, रुकी हुई है एक जगह फिक्स है तो फिक्स बाउंड्री। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी टाइप्स ऑफ सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, समझते हैं चीज़ों को। हमने सिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको कभी कभी बुक्स में एडियाबैटिक सिस्टम भी लिखा होता है, मतलब लेकिन वो बोलना थोड़ा सा गलत होगा। एक्चुअली हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो भाई पहले नाम से ही पता चल रहा है, बोलो भाई नाम से पता चल रहा है। ओपन सिस्टम, खुला हुआ सिस्टम। खुला हुआ सिस्टम का मतलब एक तरफ इनडेफिनिट बाउंड्री होनी जरूरी है, मतलब 3 तरफ से अगर डेफिनेट बाउंड्री है तो चौथी तरफ क्या होना चाहिए? इमेजिनरी ढक्कन होना चाहिए, रियल में ढक्कन नहीं होना चाहिए। खुला हुआ ढक्कन, खुला हुआ कोई भी कंटेनर, उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कि ए सिस्टम फ्रॉम विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम, अब कंटेनर के अंदर सिस्टम है, बाहर क्या हुआ? सराउंडिंग। अब अगर सिस्टम से मैटर बाहर जा सकता है या बाहर से मैटर सिस्टम के अंदर आ सकता है, यानी मैटर का एक्सचेंज अगर पॉसिबल है, साथ ही साथ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, जैसे कि ओपन कप ऑफ हॉट टी। एक गरम चाय का कप रखा हुआ है, गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय बनी हुई है। कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम। कैसे बोलेंगे भाई? क्या आपके कप से चाय बाहर गिर सकती है? आपने अगर कप को सिस्टम मान लिया तो उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है, जो चाय भरी हुई है, क्या वो बाहर जा सकती है? बोलो भाई, क्या बाहर से चाय ऐड कर सकते हैं उसके अंदर? मतलब मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास इज नोन एज मैटर। पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट वाले में। देखो भाई दूसरा एनर्जी। बोलो भाई, क्या रखे रखे चाय ठंडी हो जाएगी? मतलब चाय में से हीट एनर्जी निकल के कहाँ चली गई? बाहर के कमरे में, सराउंडिंग में चली गई। चाय ठंडी हो गई, कमरा गर्म हो गया। अब वो अपने को फील नहीं होगा कमरा गर्म हो गया, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन चाय हमारी ठंडी हो जाएगी। बोलो भाई, तो चाय से हीट निकली कि नहीं निकली? अच्छा बताओ भाई, अगर मान लो स्टील का ग्लास है, स्टील का कप है, क्या ग्लास गर्म होगा? ग्लास को मैं छूऊंगा तो ग्लास गर्म लगेगा? मतलब ग्लास के बगल से इधर से भी एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। और अगर ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है तो एनर्जी क्या होगी? ऊपर से भी बाहर निकलेगी। तो एनर्जी कंटेनर्स के वॉल्स के थ्रू भी निकलेगी बाहर, और ऊपर खुला हुआ है तो यहां से भी निकलेगा। लेकिन जो मैटर है, अब मैटर तो कंटेनर को फाड़ के जाएगा नहीं, वो कहां से निकलेगा? ऊपर से निकलेगा। तो मैटर का एक्सचेंज ऊपर से पॉसिबल है, एनर्जी का दोनों तरफ से पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैटर का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज दोनों हो सकता है तो वो क्या हुआ? ओपन सिस्टम। अब मान लो हमने ढक्कन लगा के बंद कर दिया, जैसे मान लो ना हॉट कप ऑफ टी है ना, कप ऑफ हॉट टी कवर्ड विथ लिड, है ना। एक ऐसा कप है जिसमें ढक्कन लग सकता है, उसके अंदर गरम गरम चाय भरी हुई है। बोलो भाई, क्या अगर ढक्कन लगा हुआ है तो चाय बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे। ना उसके अंदर आ सकती है। मतलब भाई मैटर का एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या चाय ठंडी हो सकती है? बोलो भाई, मिल्टन की नॉर्मल बॉटल में लेके जाओ प्लास्टिक की, गरम गरम भरो, कुछ देर बाद चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी।
नॉर्मल बॉटल्स में भरोगे चाय क्या हो जाने वाली है, ठंडी हो जाने वाली है। मतलब भाई वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उनके वॉल्स के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। वो मैटर तो बाहर निकल नहीं पा रहा, वहीं पर है, लेकिन वॉल्स के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। इसका मतलब वो कैसा सिस्टम हो गया, दैट इज क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड वन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नहीं कहेंगे, आइसोलेटेड कहेंगे। आइसोलेट मतलब दुनिया से दूर हो जाना, अकेले हो जाना, दुनिया से मतलब ही नहीं है, आइसोलेट हो गए, है ना, एक कमरे में बंद हो गए मतलब आइसोलेट हो गए। तो मान लो हमने चाय को क्या कर दिया है ना, हॉट टी लिया, गरम गरम चाय ली, है ना, फिल्ड इन थर्मस फ्लास्क। अगर थर्मस फ्लास्क में चाय भर दी, थर्मस फ्लास्क समझ रहे हैं, वो मिल्टन वाली बोतल 24 घंटे तक गर्म पानी रहता है, ठंडा नहीं होता है। बोलो भाई, अब क्या पानी बाहर जाएगा अगर ढक्कन लगा हुआ है? नहीं जाने वाला, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। क्या गर्म पानी ठंडा होगा? क्या गर्म पानी में से हीट बाहर निकलेगी या गर्म चाय में से हीट बाहर निकलेगी? नहीं निकलने वाली जी। एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होने वाला, मैटर का भी नहीं होने वाला। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं जी? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बोलो भाई, समझ में आया नहीं क्या? प्लीज़ कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है। प्लीज़ कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज और ओपन में कंफर्म हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, क्लोज सिस्टम के और बताओ, एग्जांपल्स बताओ भाई। क्लोज सिस्टम आपका बताओ, ट्यूब लाइट है क्या? ये आपकी जो ट्यूब लाइट है या आपके जो बल्ब्स हैं वो भी किसके एग्जांपल्स हैं? आपके बल्ब्स हैं वो भी किसके एग्जांपल हैं? क्लोज सिस्टम के। बल्ब में से क्या कोई मैटर बाहर निकलता है? कोई सामान अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है? जी नहीं। लेकिन उसके अंदर जाती कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिजली जाती है ना, और बाहर क्या निकलती है? लाइट एनर्जी, रोशनी बाहर आती है ना, उसी से हम दिख रहे हैं आसपास। तो लाइट बाहर आ रही है, लाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बिजली अंदर जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जा रही है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो बल्ब भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? बोलो भाई, क्लोज सिस्टम का। चलता हुआ पंखा, मूविंग फैन, बताओ भाई, फैन के अंदर क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाहर क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। फैन चल रहा है ना भाई, हवा लग रही है, उसी काइनेटिक एनर्जी से विंड घूम रही है, हमें हवा लग रही है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है और बाहर क्या निकल रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। क्या पंखे के अंदर से सामान बाहर निकलता है? क्या उसके अंदर जो तार फील्ड है, जो कैपेसिटर लगा है, क्या वो बाहर आ जाता है? जी नहीं। क्या उसके अंदर जो केमिकल्स फील्ड है वो बाहर आ जाते हैं? नहीं भाई। क्लोज सिस्टम है, केवल एनर्जी जा रही है और एनर्जी बाहर आ रही है। तो वो भी क्या हो गया? मूविंग फैन भी किसका एग्जाम्पल हो गया, है ना, हमारा क्लोज सिस्टम का। एक चिल्ड बॉटल, किसकी? कोल्ड ड्रिंक की, है ना। तो चिल्ड बॉटल कोल्ड ड्रिंक की ले ली, टाइट पैक है, ढक्कन बंद है। बोलो भाई, क्या उससे कोल्ड ड्रिंक बाहर आएगी? नहीं आएगी। लेकिन रखे रखे क्या कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी? बोलो भाई, अगर नॉर्मल रूम में रख दिया तो क्या कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इस रूम में जो हीट एनर्जी है वो किसके अंदर जा रही है? कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर जा रही है। मतलब सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमारी सिस्टम हुई, रूम हमारा सराउंडिंग हुआ, सराउंडिंग से हीट एनर्जी कहाँ चली गई? बॉटल के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी हमारी क्या हो गई? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ना, पैक्ड कोल्ड ड्रिंक बॉटल। ये जरूर ध्यान देंगे, ढक्कन नहीं खुला होना चाहिए वरना वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक आपने बाहर निकाल ली तो ओपन सिस्टम, कोल्ड ड्रिंक बंद होनी चाहिए, ढक्कन बंद होना चाहिए, तो कैसा सिस्टम हुआ? क्लोज सिस्टम। बोलो भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थर्मो को थर्मो के जैसा नहीं पढ़ना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है। अगर थर्मो को आप आसपास ढूंढेंगे तो थर्मो बड़ी आसान लगेगी। अगर आप फॉर्मूलाज के पीछे भागेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चा फॉर्मूला रटने के चक्कर में पड़ता है। मैंने पहले भी बोला है, मार्क्स के लिए मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़िए। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं 10 फॉर्मूले रट लूँगा या रट लूँगी और इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर दूँगा, तो भाई नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मेंस शायद आप क्लियर कर लें, एडवांस के क्वेश्चन नहीं बनने वाले आपसे। तो हम बने रहेंगे साथ साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ईजी है थर्मो। आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थर्मो के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।